नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हो समाचारों का सिलसिला और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने मुंबई में किया विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। कहा 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर, इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर एक साथ एक ही छत के नीचे आए। पीएम मोदी ने कहा ऑरेंज इकोनॉमी का उदय का है काल। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर ऑरेंज इकोनॉमी के हैं तीन धुरी। आज से शुरू हुए 4 दिवसीय वेव्स समिट में जुटी मनोरंजन जगत सहित अलग अलग क्षेत्रों से वैश्विक हस्तियां। मनोरंजन के हर पहलू पर होगा मंथन। थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। आतंकी हमले को लेकर जांच हुई तेज। पहलगाम में एनआईए के महानिदेशक 22 अप्रैल से पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी। पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को लाया जाए न्याय के कटघरे में। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमले की निंदा की। और खोखली नारेबाजी और नेक इरादों में जनता ने देखा फर्क। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जातिगत जनगणना के फैसले की सराहना करते हुए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा सबका साथ, सबका विकास सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत। तो ये थी अहम खबरें और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज से शुरू हुए वेव 2025 की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। ये पर आधारित है ये, जिसमें दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप, उद्योग जगत के लीडर और नीति निर्माताओं को एक साथ एक मंच पर लाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2-3 मिनट के संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से लोगों ने न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, बल्कि ये भी साबित किया कि भारत और वैश्विक रचनात्मक जगत की प्रतिभाएं असीम संभावनाओं से भरी हैं। पीएम ने गर्व के साथ बताया कि वेव्स प्लेटफॉर्म, जो कभी एक दूरदर्शी सपना था, आज साकार होकर एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जो भारतीय और वैश्विक मनोरंजन उद्योग के लिए आकाश में उगते सूरज की तरह दमक रहा है। वहां भी कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के अपने वीडियोज बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी पर जोर देते हुए कहा कि स्क्रीन भले ही माइक्रो हो रही हो, लेकिन भारत का कंटेंट और क्रिएटिविटी वैश्विक मंच पर छा रही है। $430 बिलियन से ज्यादा की इस ऑरेंज इकोनॉमी में एनिमेशन, ब्रॉडकास्टिंग और फिल्म मेकिंग जैसे क्षेत्र नए अवसरों के बयार ला रहे हैं। पंजाब से लेकर पूरे देश में क्रिएटिव माइंड्स नई वेव बना रहे हैं। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना
विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। साथियों, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटेंट क्रिएटर पर विश्वास जताया और कहा कि युवाओं के उत्साह में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की नई नई डायमेंशन सामने आ रही है। रील्स, पॉडकास्ट, गेम्स, एनिमेशन, स्टार्टअप, AR, VR जैसे फॉर्मेट हमारे यंग माइंड्स इन हर फॉर्मेट में शानदार काम कर रहे हैं। सही मायने में वेव्स आपकी जनरेशन के लिए है, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी से क्रिएटिविटी की पूरी इस रिवॉल्यूशन को री इमेजिन कर सके, रीडिफाइन कर सके। वेव्स को आगे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वेव का मकसद क्रिएटिव क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने का है। उन्होंने कहा कि सभी का प्रयास आने वाले समय में वेव को नई ऊंचाई देगा। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं।
वेव्स का मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए आगे कहा कि भारत की हर गली में कहानी है और हर पर्वत एक गीत है। पीएम ने सभी क्रिएटर से भारत में काम करने का आह्वान किया और कहा कि यही समय है, सही समय है। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ही एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन में होने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। और इसी पर चलिए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई में, जो कि इस समिट में मौजूद हैं, लगातार अपनी नज़र वहां पर बनाए हुए हैं। सबसे पहले तापस, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो सेशन रहा, किन मुद्दों पर और क्या कुछ चर्चाएं अभी तक रहीं आज के लिए? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले निकल के गए यहाँ से, और जैसे उन्होंने कहा कि अभी समय है, सही समय है, तो ये समय है भारत का और भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो इंडस्ट्री है यहाँ, ये बहुत सालों से एक तरह से नेग्लेक्ट फील कर रहा था। इसमें ये जो सेक्टर है, इसको बहुत आगे बढ़ने की जरूरत थी। एक आज की डेट में भारत का जो इस सेक्टर में जो अभी तक प्रतिशत रहा है, वो करीब 5 से 6% के करीब रहा है। और ये $1 ट्रिलियन, मतलब 2022 में एक स्टडी की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि ये जो इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो करीब $3 ट्रिलियन की है। और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2031 तक ये करीब $6 ट्रिलियन इकोनॉमी में तब्दील होगा। यानी कि जो CAGR होता है, जो आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो बोला जाता है, वो करीब 10% का है। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर था। इसमें एक तरह से जान फूकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में इसमें हमें बहुत ज्यादा आगे देखने को मिलेगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज में आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत एक तरह से इसमें
जैसे हम बात कर रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरने की उसमें आगे चल पड़ा है, तो उसमें ये जो सेक्टर है उसका बहुत अहम रोल होने वाला है। एक अहम चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास इतने लैंग्वेजेस हैं, इतनी ज्यादा विविधताएं हैं। साउथ में बात कीजिए, नॉर्थ में बात कीजिए, ईस्ट की बात कीजिए या वेस्ट में बात कीजिए, 18 लैंग्वेजेस हैं, अलग अनगिनत डायलेक्ट्स हैं। इनमें जब कंटेंट क्रिएट होता है तो वो कंटेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के लिए किया जा सकता है। और ये एक तरह से इस पूरे हम इस वेव समिट में हमें ये देखने को मिलेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि किस तरीके से सारे कंटेंट क्रिएटर एक साथ एक छत के नीचे आए और अपना जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे दिखाए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जितने बड़े प्रोड्यूसर्स कहिए या फिर डायरेक्टर्स कहिए या सिर्फ फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं और अपने आइडिया को आगे लेके आए। देखिए एक चीज़ होता था पहले कहा जाता था कि बहुत मुश्किल होता है, एक आइडिया है लेकिन आइडिया को लेके आना एक चलचित्र में या फिर उसका एक इम्पैक्ट लेके आना वो मुश्किल होता है। लेकिन सरकार कह रही है आप लेके आइए आइडिया, आप लेके तो आए, हम आपको पैसा देते हैं, उसको आप आगे लगाइए। एआई का ज़माना है, एआई में किस तरीके से इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं, इस पर डिस्कशन होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर में एक के बाद एक समिट का जो पॉइंट्स हैं एक एक शुरुआत हो जाएगी। तो ये मैच देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से भारत के जो नामची लोग हैं या फिर जो ये लोग जो अभी ऐसे भी लोग हैं जो अभी अपने अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं और किस तरीके से ये आपस में लेन देन का जो सिलसिला वो शुरू होता है, जो क्रिएटिव आइडियाज हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। बिल्कुल सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आसमान पूरा खुला हुआ है, बस उड़ान भरने की देर है आज के युवाओं के लिए। और खासतौर पर प्रधानमंत्री का फोकस भी युवाओं पर ही रहता है। पिछले साल ही हमने देखा कि किस तरीके से क्रिएटर अवार्ड्स युवाओं को दिए गए थे, जो कहीं ना कहीं एक और आगे बढ़ने के लिए कदम है और बाकी सबके लिए भी कि आप भी इस दिशा में आइए। और अब आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसमें कोई तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हमारा ये एक यंग पॉपुलेशन है और अगर 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी बननी है तो ये यंग पॉपुलेशन को आगे आके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्रिएटर्स जो यहाँ पे आपने कहा, यहाँ पे बनाया भी गया है एक क्रिएटर्स इंचार्ज की एक पूरी एक पवेलियन बनाई गई है। यहाँ पे पूरा चीज़ किया गया है। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये क्रिएटर्स है, सारे अपने आइडियाज़ लेके आते हैं। और एक और चीज़ है कि एक वेव्स का एक मंच जो मिला है ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद ये जो क्रिएटर्स हैं ये पैसे की तंगी, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से आगे न बढ़ पाए। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा, ये इसके सारे वो किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो क्रिएटर्स हैं इनको क्रिएटिविटी भी दिखाने का मौका मिले, उसके साथ साथ इनको इनके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं उनको भी दूर किया जा सके। तो ये एक अहम चीज़ देखने को मिली है। और एक सबसे अहम है कि बहुत सारे बड़े नाम जैसे मैंने कहा वो उनसे किस तरीके से जो यंग क्रिएटर सीख पाते हैं, जो यंग क्रिएटर से क्या वो बड़े नाम सीख पाते हैं। ये जो तालमेल है, ये जो एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, ये इस वेव समिट में देखने को मिलेगा इस पर। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आप वहां पर मौजूद रह करके और हमें एक एक अपडेट, पल पल की अपडेट हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो ये थी तमाम खबरें वेव से जुड़ी हुई। अब रुक करेंगे अन्य तमाम खबरों का। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। इसी क्रम में एनआईए के डीजी सदानंद वसंत आज पहलगाम पहुंचे। एनआईए 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्विनी, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? एनआईए के डीआईजी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ लेटेस्ट है आपके पास? जी, डीजी एनआईए सदाकांत दाते यहाँ पर हैं। ये देखिए सीधा ये रास्ता जो है ये बैसरन वैली पे जाता है, ये यहीं से बैसरन वैली जाने का रास्ता है और उज्ज्वल दिखाने की भी मनाही है। सुरक्षा कारणों से हम दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं। तो स्थितियाँ ये है कि आप देखें मेरे पीछे ये लेदर नाला है। लेदर नाला जो है ये पहलगाम का नाला है
और स्थितियां मैं उस तरफ नहीं दिखा सकता, इसलिए संवेदनशीलता की वजह से। तो अब मैं यहाँ से बताऊंगा। तो एनआईए ने एक फ्रेश एफआईआर दर्ज की है। मुखौटा संगठन है द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो है आतंकवादियों का, एलईटी द्वारा संचालित है जी। सबकी कोशिश ये होती है कि एक होम ग्रोन टेररिज्म का मुखौटा दिया जा सके कि यहाँ के स्थानीय आतंकवादी थे, जिससे पाकिस्तान अपना बचाव कर सके। पाकिस्तान की संलिप्तता वहाँ के खुद वहाँ के मंत्रियों ने, वहाँ के लोगों ने, आईएसआई के अधिकारियों ने, अन्य राजनीतिक दलों ने इस तरीके के जघन्यतम क्रूर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को यहाँ तक कि कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो सकते हैं। यानी कि परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान ने यह माना है कि इस पूरी की पूरी संलिप्तता में एलईटी है। और एलईटी के जो आका हैं, एलईटी के जो संरक्षणदाता हैं, जो आईएसआई है, जो वहाँ की सेना है, वो भी कहीं ना कहीं पूरे के पूरे अभियान में शामिल थी, दिशा निर्देश दे रही थी। अब तक जो बातें सामने आई हैं, 80 से ज़्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। लगभग 200 से ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शियों से, यहाँ के स्थानीय पौनी जो खच्चर चलाने वाले लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई है। जो जिप लाइन जो वो चलाता था, जिसकी काफ़ी खबरों में सुर्खियाँ थी, उससे भी पूछताछ की गई है। तो हर एक एंगल से। और सबसे बड़ी बात यह कि जो उस समय टावर, जितने मोबाइल एक्टिव थे, जितने जो है कम्युनिकेशंस के मोड एक्टिव थे, उनको खंगाला जा रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बातचीत हो रही थी। तो जो एक ये भी कहा जा रहा है कि बेहद सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम आतंकवादियों के पास था। वो बेहद सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम सेटेलाइट फोन ही हो सकता है, सेटेलाइट में कम्युनिकेशन ही हो सकता है, वो उनके पास थे। आतंकवादियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है, लेकिन ये भी अभी ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो है आसपास को उनको बैकअप देने के लिए कि अगर सुरक्षा बल त्वरित कोई कार्रवाई करते हैं तो वो छिपे हुए थे। यानी कि आतंकवादियों की संख्या इससे ज़्यादा और बढ़कर हो सकती है। इसके जारी किए गए थे आतंकवादियों के जो इसके जारी किए गए थे, उनमें से बिजबेहरा का एक जो आदिल ठोकर है, उसका नाम पूरी तरीके से यहाँ स्थानीय आतंकवादी के रूप में है। आसिफ के भी नाम जो है यहाँ के स्थानीय आतंकवादी के रूप में है। एलईटी के सक्रिय आतंकवादी है, जो कि 2021-2022 से इस वैली में सक्रिय थे। इसके अलावा 14 से ज़्यादा आतंकवादियों की शिनाख्त की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। 10 से ज़्यादा आतंकवादियों के घर भी विस्फोट में अब तक जमींदोज हो चुके हैं। लेकिन एनआईए का आप ये समझिए कि जो यहाँ टीम लीड कर रही है, आईजी, डीआईजी, एसएसपी लेवल के अधिकारियों की टीमें हैं। लगातार इंटरोगेशन चल रहा है। 7 घंटे से ज़्यादा कल एनआईए ने यहाँ पर इस मसरद के इस मिडो में जो है पूरे फोरेंसिक टीम के साथ, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ, अन्य जो है अत्याधुनिक उपकरणों के साथ यहाँ पर पूरे की पूरी जांच की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3D मैपिंग की गई है कल भी, और 3D मैपिंग की जा रही है आज भी। एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट और जो भी उनकी मोडस ऑपरेंडी है, जिसको क्लियर तरीके से किया जा सके। एक बात यह भी है कि माना जा रहा है कि आतंकवादी अभी इस इलाके में कहीं ना कहीं वो हैं, वो फंसे हुए हैं, शिकंजा उन पर कसा जा चुका है। उनके पास इस तरीके के लॉजिस्टिक सप्लाईज हैं, तो अभी उनके पास खाने की सामग्री, उनके साथ उनको सर्वाइव करने की उनकी अभी कंडीशंस हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब जबकि खुद डीजी एनआईए पहलगाम पहुंचे हैं, वो घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, घटनास्थल पर वो खुद मौजूद है और यहाँ की अब तक की प्रगति की, जांच की प्रगति की भी वो व्याख्या करेंगे, समीक्षा करेंगे और उचित दिशा निर्देश देंगे। तो इस जांच को और भी गति मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इससे जुड़ी हो और साथ ही एक अपडेट हमारे तक आप लगातार पहुंचाते रहिएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वक्त है। देश का हर एक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। कोई ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कुछ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। इस तरह की बातें कोर्ट में ना लाएं जिनसे सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता हो। आपको बता दें कि दरअसल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस हमले की न्यायिक जांच कराने और कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की गई थी। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। विकास, आज की जो सुनवाई रही वो काफ़ी बेहतर रही, लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले पर सुनवाई से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर हम इस मामले पर अगर इस तरीके की हम बातें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सेना पर सवाल उठाने वाली बात है। इसको लेकर ये क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल कृतिका, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि जो याचिका दायर की गई है
उन याचिकाकर्ताओं को थोड़ा जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए और इस तरह की बातें जो वो पिटिशन में मांग रहे हैं, जो प्रेयर्स मांग रहे हैं, पहली बात तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। यानी वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करें, क्या इस तरह के मामलों में जजेस को जांच करनी चाहिए, ये खुद याचिकाकर्ता बताएं। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जो आप ये एसआईटी गठित करने की, लैप्सेस की, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, ये अभी वक्त ऐसा नहीं है जिस पर ये सारी बातें की जाएं। ऐसे वक्त में जब पूरा देश एक साथ खड़ा है, हर नागरिक साथ है, तब आप इस तरह की बातें ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल हैं उनके मनोबल पर भी एक प्रतिकूल असर डाल सकता है। तो कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि या तो आप खुद इस पिटीशन को विड्रॉ करें या फिर हम इसको खारिज कर देंगे। हालांकि एक और मुद्दा था याचिकाकर्ताओं का, वो कश्मीरी स्टूडेंट से जुड़ा था कि अगर कहीं उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं तो उस पर भी कोर्ट ध्यान दे। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी बात कोई आपके जहन में है, आपके सामने आती है, तो आप इसको संबंधित हाईकोर्ट में ले जाकर के उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम इसमें भी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, ना ही हम आपको कोई डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप उस इलाके में जाके हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर कोर्ट, अगर आप इस पूरे याचिकाओं के जो प्रेयर्स थे उनको देखें तो कोर्ट ने ये भी कहा कि ये प्रेयर्स ऐसी हैं जो कोर्ट के अधिकार के दायरे में नहीं आते और उनसे अलग, उनसे इतर आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस वक्त में किस तरह की बातें कोर्ट में रख रहे हैं या कोर्ट से मनवाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए से जुड़ी हुई। और इसी के साथ इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एनटीए की पेपर लीक के दावों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनलों पर बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कुछ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जो चैनल हैं उन पर नीट यूजी 2025 का प्रश्न पत्र देने का दावा किया जा रहा था और इस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि अब इन पूरे मामलों की आगे की जांच के लिए साइबर अपराध समन्वय केंद्र को भी भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एंटी पेपर लीक से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। एंटी पेपर लीक के दावों पर यह कार्रवाई की गई है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जो कुछ चैनल हैं उन पर यह कार्रवाई की गई है। कुछ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल जो हैं वो नीट यूजी 2025 का प्रश्न पत्र देने का दावा कर रहे थे और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई के बाद में मामलों को आगे की जांच के लिए साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी भेज दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनटीए के पेपर लीक दावों पर जो बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ की खुफिया शाखा की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अमृतसर जिले के भरोपाल गांव के पास हथियारों, गोला बारूद और ग्रेनेड का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन और 50 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना को रोकने में कामयाबी मिली है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को दुनिया भर में निंदा हो रही है और इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की इससे जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने लिखा, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कल पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा हुई। इस हमले के दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। और वहीं भारत ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाली और संचालित उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 23 मई तक बंद करने की घोषणा की है। कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद के भारतीय विमानन कंपनियों के स्वामित्व वाली और संचालित सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का फैसला किया था। भारत ने इस संबंध में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी विमानों को 23 मई तक भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। नोटम के अनुसार ये प्रतिबंध 30 अप्रैल से 23 मई तक प्रभावी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइनों या फिर ऑपरेटरों द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिनमें सैन्य विमान भी शामिल हैं।
और वहीं पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। कल रात लगातार 7वीं बार पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने मंगलवार को हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। वहीं पाकिस्तान ने आईएसआई के मौजूदा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नियुक्त किया है। असीम मलिक आईएसआई प्रमुख के रूप में भी बने रहेंगे। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई कार्यरत आईएसआई प्रमुख एनएसए के रूप में भी कार्य करेगा। एनएसए का पद अप्रैल 2022 से खाली था, जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विश्वास मत हारने के बाद पीटीआई सरकार को सत्ता से हटा दिया गया था। उस समय मोइद यूसुफ एनएसए के रूप में कार्यरत थे। पाकिस्तान में एनएसए को संघीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक मामलों पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तर प्रदेश की, जहां बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच का अभियान आज भी जारी है। बहराइच में अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा मदरसों की जांच की गई, जिसमें से 6 मदरसों को पूरी तरह से सील कर दिया गया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों को बगैर मान्यता संचालित न किए जाने की चेतावनी दी गई। वैध दस्तावेज मांगने पर मदरसा संचालक आय, व्यय, प्रवेश एवं छात्र उपस्थित रजिस्टर समेत कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। कहीं कब्रिस्तान तो कहीं बंजर भूमि पर अवैध निर्माण कर अनियमित तरीके से संचालित इन मदरसों को सील कर दिया गया है। जांच के दौरान अधिकांश मदरसे निजी मकानों में बिना कागजात और मानकों के चलते मिले। भारत नेपाल सीमा खुली हुई है और ऐसे में इस संवेदनशील क्षेत्र में बिना मान्यता के मदरसों का संचालन सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। 6 मदरसे सील हो चुके हैं और कुल के बारे में बताना चाहूँगा कि अब तक जो दोनों तहसीलों के कब्जे थे वो 384 थे और इन 384 में 127 अतिक्रमण मुक्त जो है इन अभियान के दिनों में किए जा चुके हैं। साथ ही 257 प्रकरण जो बचे हैं उन पर भी टीम जो है लगातार जा रही है और शीघ्र इसको भी जो है हम लोग जो है सरकारी बोली से कब्जे हटा दें। लापरवाही तहसील से लगातार कार्रवाई चल रही थी, बट उनके द्वारा जो शिथिलता बरती जा रही थी थोड़ा सा, तो उसको और तेज़ी से कराने के लिए उन पर जो है उनके वेतन तहसीलदार और एसडीएम के वेतन जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोके गए हैं ताकि वो कार्य और तेज़ी से हो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जातिगत जनगणना देश हित में है। पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा कदम जातीय जनगणना को उठाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था, ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि गुणवत्ता घट जाएगी अगर आरक्षण मिलेगा। 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल
बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि जनता पार्टी के दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे भी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने दबा दिया। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। बीजेपी के सुझाव से ही ऐसा किया गया था। जब वीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी सामाजिक न्याय की उपेक्षा की। उन्होंने तंज कसा और कहा कि जिनका सामाजिक न्याय परिवार तक सीमित है, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था? लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? इसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि 2011 में कांग्रेस ने वादा खिलाफी की और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी संविधान निर्माता बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है? ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Initially, I welcome it, but we are waiting for details. After getting details, we will try to say something. It is too early to say something. वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल किए जाने का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। As far as the census report is concerned, Karnataka government welcomes it. Already my leader Shri Rahul Gandhi also has welcomed it. We want a time frame in it. The Congress party is committed to give social justice to every section of the society.
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सभ्यतागत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गुजरात प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात राष्ट्र की आर्थिकी के साथ ही राजनीतिक चेतना का भी केंद्र रहा है। महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मस्थली गुजरात ने न केवल स्वाधीनता आंदोलन में बल्कि ग्रोथ इंजन के रूप में राष्ट्र निर्माण में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। सभी गुजराती भाइयों बहनों के आनंदित जीवन की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रमिक दिवस के अवसर पर आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में आज शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में श्रमिकों से मुलाकात भी की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी सुराज और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के हित और सुविधाओं के लिए सरकार हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा कि श्रमिक बहनों के लिए दिल्ली में 500 पालना कक्ष खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्योग जगत प्रमुखों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला और एन चंद्रशेखरन सहित प्रमुख उद्योगपतियों के साथ कई बैठकें की। ये बैठकें 23-24 मई 2025 को दिल्ली में होने वाले निवेश शिखर सम्मेलन राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 से पहले जारी वार्तालाप का हिस्सा हैं। केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर को देश के लिए एक नए विकास इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है 8 राज्यों को देश के विकास इंजन के रूप में एक एकीकृत विकास लक्ष्य में समाहित करना है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सतत विकास को गति देने में सार्वजनिक निजी भागीदारी की भूमिका का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों को भी साझा किया, जिसमें सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन, प्रत्येक राज्य में निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना आदि शामिल है। इस बैठक में हुए विचार विमर्श के दौरान कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र और पर्यटन सहित क्षेत्र विशिष्ट विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 इस क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं को सामने लाने के लिए प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करते हुए इस उद्देश्य को पूर्ण करने की दिशा में गति को जारी रखेगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 23-24 मई 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है, तो वहीं आज दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया। नक्सलियों ने एक बार फिर से विकास कार्य को रोकने के प्रयास में एक बेकसूर मुंशी की हत्या कर दी और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद बलरामपुर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित होटल नाज में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में स्थित 5 मंजिला होटल नाज में करीब 8 बजे ये आग लग गई थी और ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। होटल में बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे, जिनमें से कई ने जान बचाने के लिए इमारत से ही छलांग लगा दी। इस भीषण घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें साथ ही आपको बता दें कि मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला दमकलकर्मी भी शामिल है। घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही 3 घायलों की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस घटना की जानकारी ली और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना को लेकर दुख भी प्रकट किया। 2 जने को तो घायल को मैं लेके गया ऑटो में से, ये अपने जलन विक्टोरिया छोड़ के आए उन लोगों की पूरी जल गए थे, बाल वाल पूरे, हाथ शरीर पूरे जल गया। इसमें कोई बच्चा भी था? बच्चे 2, एक लेडीज एक जेंट्स को दोनों को लेके गए। खुदे तो इधर से लेके आए पकड़ के, ऊपर से चढ़ाई से चढ़ा, फिर नीचे तार के फिर लेके गए हॉस्पिटल में। जो आग लगी है वह हृदय विदारक घटना है, जिसमें जानकारी के अनुसार 4 लोगों की डेथ हुई है और 4 अभी गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। निश्चित रूप से इस घटना की पूरी तरह निष्पक्ष जांच भी हो। मैंने जिलाधीश महोदय से भी इसकी पूरी जांच का, और जो घायल हैं उनको पूरी तरह इलाज की सुविधा देने के लिए निर्देशित किया है। और साथ में जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई करके उनके परिजनों तक उनको पहुंचाएं, और साथ में इनकी जितनी मदद की जा सकती है मानवता के आधार पर, नियमों के आधार पर, उनको पूरी की जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मई महीने की शुरुआत के साथ एटीएम से जुड़े हुए कुछ अहम नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। आरबीआई के निर्देश के अनुसार एटीएम के उपयोग के लिए आज से बैंक रिवाइज्ड फी स्ट्रक्चर लागू कर रहे हैं। इसमें एटीएम से फ्री लिमिट के बाद कैश निकालना अब थोड़ा सा महंगा हो सकता है। नए दिशा निर्देश मुफ्त लेनदेन की सीमा को अपडेट करने, सीमा से ज्यादा लेनदेन पर लगने वाले शुल्कों और इंटरचेंज शुल्क के स्ट्रक्चर को संशोधित करने पर केंद्रित है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार मुफ्त लेनदेन सीमा के बाद ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपए का शुल्क लिया जा सकता है। आज से ये नया नियम प्रभावी हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये चार्ज तब लागू होते हैं बैंक यूजर अपनी फ्री मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद पैसे निकालते हैं। तो मेट्रो शहरों में होम बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 तय की गई है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में इस फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 है। और अब खेलों से जुड़ी खबर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है। ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्लेऑफ में बने रहने के लिए राजस्थान रॉयल्स को हर हाल में ये मैच जीतना होगा। दूसरी ओर प्लेऑफ में अपनी दावेदारी मजबूत करने के साथ ही अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस भी अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। राजस्थान अगर आज हार गई तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। एक बार फिर सबकी नजर राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।